चलिए, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी में। जिस प्रोसेस की बात चल रही थी वो प्रोसेस है क्लोनिंग। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या था? क्लोनिंग। और उस क्लोनिंग को और क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस का डायग्राम तो हमने देख लिया था, अब उसको थोड़ा सा क्या करना था? लिखना था। तो कुछ पॉइंट है जो हम लोग लिखेंगे, जिसमें एक एक करके बढ़ते हैं आगे। तो पहला पॉइंट आ जाता है कि हम लोग बात करेंगे कि डिजायर्ड जीन क्या होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला लिखो पॉइंट, या ऐसे लिखना, पॉइंट बना के मत लिखो। चलो लिख लो, डिजायर्ड जीन लिखो। आवश्यक प्रोटीन संश्लेषित करने वाला जीन, आवश्यक प्रोटीन संश्लेषित करने वाला जीन, आवश्यक प्रोटीन संश्लेषित करने वाला जीन डिजायर्ड जीन कहलाता है। संश्लेषित करने वाला जीन डिजायर्ड जीन कहलाता है। डिजायर्ड जीन कहलाता है। इसे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। इसे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगला पॉइंट, जीन ऑफ इंटरेस्ट को GOI लिखना। जीन ऑफ इंटरेस्ट की जगह क्या लिखोगे? GOI। जीन ऑफ इंटरेस्ट को RE एंजाइम की सहायता से, RE एंजाइम यानी RE की सहायता से, जीन ऑफ इंटरेस्ट को RE की सहायता से अपने स्रोत DNA से काटकर अलग किया जाता है। RE एंजाइम की सहायता से अपने स्रोत DNA से काटकर अलग किया जाता है। क्यों, ये डायग्राम कहाँ है तुम्हारा? अपने स्रोत DNA से काट के अलग किया जाता है। अगला पॉइंट, RE एंजाइम को मॉलिक्यूलर नाइफ या मॉलिक्यूलर सीजर यानी आणविक कैंची भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर नाइफ या मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, ई कोलाई बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को पृथक किया जाता है।
ई कोलाई बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, अब प्लाज्मिड क्या है भाई, छोटी सी हेडिंग लिखो, प्लाज्मिड बैक्टीरिया तथा कुछ अन्य संरचनाओं में पाया जाने वाला, बैक्टीरिया तथा कुछ अन्य संरचनाओं में पाया जाने वाला, बैक्टीरिया तथा कुछ अन्य संरचनाओं में पाया जाने वाला डबल स्ट्रैंडेड, पाया जाने वाला डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। अगला पॉइंट, इस डीएनए पर सामान्यतः एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन, इस डीएनए पर सामान्यतः एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन, इस डीएनए पर सामान्यतः एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विकसित एवं उपस्थित होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विकसित एवं उपस्थित होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विकसित एवं उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, प्लाज्मिड को भी आरी की सहायता से, प्लाज्मिड को भी आरी की सहायता से काटा जाता है। आरी की सहायता, हिंदी में आरी मत लिख देना बेटा, पे आ की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा, आरी वही लिखे हो। आरी की सहायता से काटा जाता है। अगला पॉइंट, जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को, जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को फिर लाइगेज एंजाइम, जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को फिर लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम से जोड़ा जाता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को फिर लाइगेज एंजाइम से जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट, इनके जुड़ने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है, इनके जुड़ने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है, इनके जुड़ने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है, इनके जुड़ने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है और इसे कॉम्पिटेंट होस्ट, और इसे कॉम्पिटेंट होस्ट की कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट की कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट की कोशिका में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट किसे कहेंगे, ऐसा जीव जो बाहरी डीएनए को स्वीकार कर ले और उसे आनुवांशिक रूप से स्थिर कर दे, जिससे वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहे, उसे कहेंगे क्या, कॉम्पिटेंट होस्ट। तो लिखो, ऐसा जीव जो बाहरी जीन को स्वीकार कर ले, ऐसा जीव जो बाहरी जीन को स्वीकार कर ले तथा उसे आनुवांशिक रूप से
तथा उसे आनुवांशिक रूप से स्थिर कर दे, तथा उसे आनुवांशिक रूप से स्थिर कर दे, जिससे अगली पीढ़ी में उसका स्थानांतरण पाया जाए, जिससे अगली पीढ़ी में उसका स्थानांतरण पाया जाए, जिससे अगली पीढ़ी में उसका स्थानांतरण पाया जाए, अगली पीढ़ी में उसका स्थानांतरण पाया जाए। तो इसे क्या कहेंगे? कॉम्पिटेंट होस्ट। अब यहां एक बात और आ जाती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के प्रेषित करने से जो होस्ट है उसका आनुवांशिक पहचान बदल जाता है और उसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो लिखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रेषित करने के बाद, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रेषित करने के बाद होस्ट की आनुवांशिक पहचान बदल जाती है, होस्ट की आनुवांशिक पहचान बदल जाती है, जिसे जीएमओ, आनुवांशिक पहचान बदल जाती है जिसे जीएमओ, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, लिखो, ऐसा जीव जिसमें बाहरी जीन उपस्थित हो, ऐसा जीव जिसमें बाहरी जीन उपस्थित हो, ऐसा जीव जिसमें बाहरी जीन उपस्थित हो उसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऐसा जीव जिसमें बाहरी जीन उपस्थित हो उसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये जीएमओ का एक प्रकार होता है, और ये जीएमओ का एक प्रकार होता है, जीएमओ का एक प्रकार होता है। अगला पॉइंट लिखो, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक बाहरी डीएनए को स्थानांतरित करने का कार्य करता है, प्लाज्मिड एक बाहरी डीएनए को स्थानांतरित करने का कार्य करता है, इसलिए उसे वेक्टर डीएनए कार्य करता है, इसलिए उसे वेक्टर डीएनए, इसलिए उसे वेक्टर डीएनए कहा जाता है, वेक्टर डीएनए कहा जाता है। अगला पॉइंट, कॉम्पिटेंट होस्ट को कल्चर माध्यम प्रदान करने के बाद, कॉम्पिटेंट होस्ट को कल्चर माध्यम प्रदान करने के बाद उसमें द्विविखंडन पाया जाता है, कल्चर माध्यम प्रदान करने के बाद उसमें द्विविखंडन बाइनरी फिजन पाया जाता है, उसमें द्विविखंडन बाइनरी फिजन पाया जाता है, जिससे 1 से 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाते हैं,
जिससे एक से दो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाते हैं। एक से दो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाते हैं। ठीक है। देखो, आनुवांशिक बदलाव में तीन मुख्य चरण आनुवांशिक बदलाव में तीन मुख्य चरण पाए जाते हैं। यानी आपको अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस करना है, जीन मॉडिफिकेशन करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, तो उसमें कितने तीन चरण हैं? कितने मुख्य चरण हैं? तीन। पहला, ध्यान से सुनना, पहला चरण है किसकी पहचान? जीन ऑफ इंटरेस्ट की पहचान और उसका पृथक्करण। दूसरा, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर भेजना? कॉम्पिटेंट होस्ट। दो स्टेप हो गए। तीसरा, कि कॉम्पिटेंट होस्ट उसे आनुवांशिक रूप से स्थिर कर दे जिससे वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। तो कितने स्टेप हो गए? तीन। तो लिखो, क्या लिखा तुमने? आनुवांशिक बदलाव के तीन मुख्य चरण पाए जाते हैं। पहला, जीन ऑफ इंटरेस्ट की पहचान और पृथक्करण। पहला, जीन ऑफ इंटरेस्ट की पहचान और पृथक्करण। पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ब्रैकेट में लिख लेना इंग्लिश में। आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि हम पहचान लें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन है और उसको अलग कर लें। दूसरा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट में स्थानांतरण। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट में स्थानांतरण। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट में स्थानांतरण। और तीसरा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट में स्थानांतरण। और तीसरा, होस्ट में बाहरी जीन का आनुवांशिक रूप से स्थिर हो जाना। होस्ट में बाहरी जीन का आनुवांशिक रूप से स्थिर हो जाना। होस्ट में बाहरी जीन का आनुवांशिक रूप से स्थिर हो जाना। लिखेंगे, जेनेटिक फिक्सेशन of gene of interest into host and its transfer in progeny यानी आगे की पीढ़ी में स्थानांतरित होना। तो ये तीन मुख्य चरण हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में हमने बोला कि कई सारी क्रियाएं हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं, कई सारे प्रोसेस हैं, और उनमें जो सबसे आसान और मूल जो क्रिया है वो कौन सी है? क्लोनिंग। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किस नाम से जानते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
चलो भाई, कहाँ चलते, आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी 1972 में। ठीक है, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बना था? 1972 में। और ये बनाया था दो साइंटिस्ट ने मिलकर, जिसमें से एक का नाम है स्टैनले कोहेन और दूसरे का नाम है हार्बर्ट बॉयर। ठीक है, स्टैनले कोहेन और हार्बर्ट बॉयर। अब इन्होंने कैसे बनाया था? तो इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया लिया कौन सा? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। आ चुका है क्वेश्चन। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाला। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में क्या जोड़ा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या जोड़ा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिससे किसका निर्माण हुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसका निर्माण हुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। कब हुआ? 1972। आपको मैं एक बात बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में ये जो साल है और इसके एक दो साल ऊपर एक दो साल नीचे, ये बहुत महत्वपूर्ण समय रहा है। यानी 1970 से लेके 1975 ये वही समय है जब बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? शुरुआत। और मुझे बड़ा गर्व है इस बात को आपको बताने में कि जब बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई तो उसमें एक भारतीय का सबसे बड़ा योगदान रहा। इस पूरी विज्ञान की शाखा को शुरू करने में एक भारतीय का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। सुना है? ये वो पहले इंसान हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल डीएनए बनाया और फिर पहले इंसान हैं जिन्होंने क्रियात्मक आर्टिफिशियल डीएनए बनाया। यानी एक ऐसा आर्टिफिशियल डीएनए बनाया जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करता था, और उसके लिए उन्हें 1973 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बनाया उनने पहले था, उन्होंने बनाया था लगभग 1971-72 के लगभग, और 73 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया। ये वही समय है जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो रही थी। तो अगर मैं बोलूं कि अगर डॉक्टर हरगोविंद खुराना नहीं होते तो ये बायोटेक्नोलॉजी लगभग 50-100 साल बाद शुरू होती। मैं ये नहीं कह रहा उसी समय हो जाती या कोई और होता, समय लगता। बहुत महान वैज्ञानिक रहे हमारे देश के, कुछ लोग नाम जानते होंगे उनका, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। सुना है? नहीं? कहाँ सुना है? बायोटेक में सुना है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1954 में 1954 में भारत से दो विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली कि आप दो लोग जाइए अमेरिका। भारत सरकार उनको छात्रवृत्ति दी कि आप दो लोग जाइए अमेरिका और वहां एमआईटी में पढ़ाई करिए। एमआईटी बोले तो
जैसे यहाँ का IIT होता है ना, अमेरिका का MIT होता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 54 के लगभग की बात है, 2 लोग गए, एक बायो साइड का था और एक मैथ साइड का था। दोनों में से जो बायो साइड का था वो वहां पर जाके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक्स की पढ़ाई किया। जो मैथ साइड का था वो वहां जाके एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1959 में दोनों लोग भारत आए। 2 ही गए थे, 2 पढ़ाई पूरी करने के बाद 1959 में लौटे दोनों। ये कहानी कहीं लिखी नहीं है, अलग अलग जगह के तथ्यों को जोड़कर हम बता रहे हैं। तो कहीं एक आध साल इधर उधर हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहानी सही है। तो 1959 में लौटे, तो उसमें एक थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। यहां आए तो भारत में उनके लायक काम ही नहीं था, उनको प्राइमरी के टीचर की नौकरी दी गई। किसकी नौकरी दी गई? प्राइमरी के टीचर की। बोले हमारे पास यही है जो हम आपको दे सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक। तो वो चले गए, वापस अमेरिका चले गए। वहां फिर MIT में ही प्रोफेसर बन गए, एसोसिएट प्रोफेसर। 2010 तक वो वहीं रहे, आए ही नहीं। 2010 में उनका देहांत हुआ अमेरिका में ही। और जब वो मरे थे, मतलब मृत्यु से कुछ समय पहले, वो MIT के 6 विभागों के विभाग अध्यक्ष थे, HOD थे। MIT के मेडिकल साइंस के HOD थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के HOD थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के HOD थे, बायोटेक्नोलॉजी के HOD थे। बायोटेक्नोलॉजी का तो उनको जनक भी कहा जाता है, कहीं लिखित नहीं है लेकिन मानते हैं कि इन्हीं की वजह से शुरुआत हुई। अब सोचोगे सर दूसरा कहां गया? सोचोगे ना, जो दूसरा आया तो सोचा हम पायलट बने, तो गया भारतीय वायुसेना में एग्जाम देने। वहां एग्जाम हुआ तो 9 पायलट की वैकेंसी थी। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कर गया था, बोले हम पायलट बनेंगे। तो 9 पायलट की वैकेंसी थी और उसकी 10वीं रैंक आई थी। पायलट नहीं बन पाया, लौटा वहां से बड़ा हताश। आप सब सोचो, भारत की परिकल्पना 1960 में करो तुम 2014 में बैठे हो जहां तुमको नीट में सीट नहीं मिल रहा है, तो 1960 में क्या मिलेगा? सॉरी, 2024-25 में बैठे हो जब तुमको नीट में सीट नहीं मिल रही है, तो 1960 में तुमको क्या ही मिलेगा? कुछ है ही नहीं। तो वो आए बड़े हताश, डिप्रेशन में भाई, डिप्रेशन में, इतना डिप्रेशन में कि सुसाइड करने का प्लान चल रहा है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, आगे बताऊंगा मैं। एकदम डिप्रेशन में, अरे बताओ, एक सपना देखे थे पायलट बनने का, वो भी नहीं बन पाए। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग भारत में कोई स्कोप ही नहीं। उनकी मुलाकात हुई एक व्यक्ति से जिनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। बाबा नहीं थे, होमी जहांगीर भाभा। वो उनके असिस्टेंट बन गए। अब होमी जहांगीर भाभा वो व्यक्ति थे जो भारत में एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम कर रहे थे। तो उनके वो असिस्टेंट बन गए, उनको असिस्ट करने लगे धीरे धीरे आगे। फिर अचानक ऐसा हुआ, एक प्लेन दुर्घटना में होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई। तो पूरा दारोमदार इनके ऊपर आ गया। ये बने DRDO के हेड। ठीक है, किसके बने? DRDO के हेड बने। फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के हेड बने, और इन्होंने भारत को पहली मिसाइल दी। इन्हीं की वजह से भारत को परमाणु बम मिला, और नाम है इनका APJ अब्दुल कलाम। आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनकी किताब है, पढ़ना तुम लोग। कौन सी किताब? वैसे तो उनकी 2 किताबें हैं बड़ी फेमस। एक है विंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख। उसमें उन्होंने
मिसाइल के अपने संघर्ष के बारे में बताया। एक और उनकी किताब है इग्नाइटेड माइंड्स, उसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताया। लोग जनरली विंग्स ऑफ फायर पढ़ते हैं, मेरे पास है इग्नाइटेड माइंड्स, मैंने पढ़ी, तो उसमें ये सारा उल्लेख है जो मैंने आपको बताया। कभी पढ़िएगा, समय मिलेगा तो। महान व्यक्तियों की किताबें पढ़नी चाहिए। आने वाले समय में भी अपनी लिखूंगा, वो भी पढ़ेंगे। नीट वाले बाबा, अभी एक IIT बाबा फेमस हुआ ना। तो शुरुआत किसने की? स्टैनले कोहेन और हार्बर्ट बोयर ने 1972 में उन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। कहां से बनाया? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जोड़कर उन्होंने बनाया क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लिखो क्या लिखा है, कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। लिखो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972 में, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972 में, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972 में, 1972 में स्टैनले कोहेन एंड हार्बर्ट बॉयर द्वारा 1972 में स्टैनले कोहेन एंड हार्बर्ट बॉयर द्वारा निर्मित किया गया था। स्टैनले कोहेन और हार्बर्ट बॉयर द्वारा निर्मित किया गया था। इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया था। प्रतिरोधी जीन जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया था। अगली हेडिंग डालो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगली हेडिंग डालो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है भाई? तो इस क्रिया में दो अलग अलग स्रोत से प्राप्त डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाते हैं, जिसका उपयोग आवश्यक प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो लिखो इस क्रिया में दो अलग अलग स्रोत से प्राप्त डीएनए को जोड़कर दो अलग अलग स्रोत से प्राप्त डीएनए को जोड़कर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। दो अलग अलग स्रोत से प्राप्त डीएनए को जोड़कर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। जोड़कर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं जिसका उपयोग आवश्यक प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग आवश्यक प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आवश्यक प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है।
छोटी सी हेडिंग डालो, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स, उपकरण। खाना बनाने जाओगे, कुछ कुछ उपकरण चाहिए कि नहीं चाहिए? चूल्हा चाहिए, कढ़ाई चाहिए, लाइटर चाहिए, करछी चाहिए। तो वैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जब प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए भी कई तरह के उपकरण की आवश्यकता होती है। लिखो, इस क्रिया में निम्न उपकरण आवश्यक होते हैं। इस क्रिया में निम्न उपकरण आवश्यक होते हैं, जैसे आरी, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, वेक्टर डीएनए, आरी, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, वेक्टर डीएनए, होस्ट सेल। वेक्टर डीएनए, होस्ट सेल। अब एक एक करके इन टूल्स को देखेंगे। पहला हेडिंग आरी। पहली हेडिंग डालेंगे आरी। आरी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। आरी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। कितने लोग कल का रिवाइज करके आए? कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज करके आए। बाकी लोग क्या मुंह ठग चले हैं? मुंह तो धोए होगे नहीं, ऐसे ही चलो, क्या करना है। पीछे वाले हमारे कुछ श्रोतागण जो है, अभी सिलेबस तो ठीक ठाक हो गया है तुम लोग का, हो गया कि नहीं? अवसर इतना ज्यादा हो गया है कि रायता फैल गया है, समेट रहे हैं और सिमट नहीं रहा है। अब तो ठीक ठाक सिलेबस हो गया है। एक टॉपिक ये है और दो टॉपिक और है, और अब पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अब पढ़ाई करने बैठते हैं ना, फिजिक्स पढ़ते हैं तो लगता है केमिस्ट्री छूट रहा है, केमिस्ट्री को किताब उठा लेते हैं। केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लग रहा है बायो छूट रहा है, फिर बायो उठा लेते हैं। बायो उठाते हैं तो लगता है सब छूट रहा है, बंद करो है। इतना टेंशन लेके कोई जी पाएगा? किसको पकड़ो किसको छोड़ो, किताब की बात कर रहा हूं। एक सब्जेक्ट उठाओ तो लगता है दूसरा छूट रहा है। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है एक, कि जब कोई कहता है कि पढ़ो तो सबसे पहले तो बायो की ही किताब उठती है। कभी ऐसा बोला जाए कि भैया पढ़ के आना या पढ़ाई करो, तो कभी फिजिक्स एनसीईआरटी नहीं उठेगी।
बायो एनसीईआरटी सबसे फेवरेट, और उसमें भी खुलेगा सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी। कभी बायो खोलोगे तो प्लांट एनाटॉमी पढ़ने के लिए नहीं खोलोगे, नहीं आज तो बड़ा मजा आएगा प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे ना, और जो चैप्टर आता है उसी को बार बार पढ़ोगे। जो चैप्टर हमने 2-4 बार पढ़ लिया, अच्छे से आ रहा है, फिर जब पढ़ने बैठेंगे तो उसी को पढ़ते सोचते उसी में अल्लादीन का चिराग निकलेगा, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। मान लो एक टॉपिक आपका स्ट्रांग है, मजबूत है, दोबारा उसको करने से वो क्या बाहुबली थोड़ी बन जाएगा। तो आपको समय के साथ उन चैप्टर्स पे मेहनत करनी पड़ेगी जो कमजोर है, जिसे आपने टाइम नहीं दिया, जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं था, अब उसको टाइम दीजिए चैप्टर को, और उस चैप्टर को मजबूत करिए, उस पर अपनी कमांड बनाइए, है ना। कहीं और टाइम देने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ नहीं, कुछ तो बोले हो। वीआईपी रोड पे कि वहीं सुबह है वीआईपी, शाम है बोट क्लब है। सुबह हो रही है वीआईपी पे और शाम बोट क्लब पे। अब सब बदल गया, नया अड्डा हो गया, कहाँ हो मुझसे पूछ लेना, अब सब अलग हो गया, सब वो सब पुराना जमाना है। नया जगह हम बताएंगे, मिलो बाहर, यहाँ नहीं, पब्लिक में नहीं, फिर वहां भीड़ आ जाएगी, है ना। और थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए पढ़ाई को, कुछ नहीं होगा। आप पढ़ाई को मजाक में लेंगे ना, पढ़ाई आपको मजाक में ले लेगी, बहुत जोर से मजाक में लेगी, बताएगी भी नहीं। तो 4 मई को आज पढ़ लोगे तो उस दिन जुलूस निकलेगा, नहीं पढ़ोगे फिर जनाजा तो है ही। कोटा वाले भैया, तुम्हारा नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, फिर से बताओ। ऋतिक, ऋतिक नाम है ना, ऋतिक धाकड़, सही बात। हाँ याद है। चलो परवेज भैया, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? हाँ हो रही है। परवेज याद रखना, इस साल मुझे कहीं दिखाई न दे कि परवेज हाथों में हाथ डाल के ज्योति चौराहे पे घूम रहे हैं, सिनेमा देखने जा रहे हैं। तुम भूल जाते हो कि मेरी गाड़ी में सामने कैमरा लगा है, जो भी मेरी गाड़ी के सामने से गुजरता है तो रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है परवेज, इस साल पढ़ाई पे विशेष ध्यान। मैं ऐसा कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कहीं फिसल ना जाए, तो समय रहते कंकड़ पत्थर बिछाने जरूरी होते हैं। ठीक है परवेज, हाँ आगे बढ़ते हैं। नहीं बता, डर भी नहीं लगता है लोगों को। आशीष सर देखिए, अच्छा ये चेतावनी थी बाकियों के लिए। तो कहां तक पहुंचे हम लोग? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो ये एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हाँ तुम पूछ लो उससे, तुम पूछ लो कब कहा, अच्छा तुम जरूर पूछ लो, है ना।
बता नहीं, तू नहीं आ रहा है, बता। ये दोस्ती, दोस्त नहीं है तो। एक बार की बात बताया था तुम लोग को, नहीं बताया था? एक नायक और एक नायिका क्लास छोड़ के, क्लास से गायब होके विचरण कर रहे थे रोड पे। अचानक मैं सामने, नायक ने भी हमको देखा, नायिका ने भी हमको देखा। नायिका को छोड़ के नायक भाग गया। ये वो नहीं था, वो अलग केस था। और अब नायिका वहां खड़ी, उसके पैर जम गए, हिल नहीं रहे। हमने कहा जाने दे, अब इतना बड़ा दुख मिल गया तुमको, हम क्या बोले हैं, है ना? मतलब ये तो ये हो गया ना, चेक हो गया, साथ देगा कि नहीं देगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस शुरू करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, और ये एक बड़े समूह में, या बोला जाए बड़े समूह का एंजाइम, और उस समूह का नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम है? न्यूक्लियस। क्या लिख रहे हो बेटा? क्या लिख रहे हो? कल से लिख रहे हो, अभी लिख नहीं पा रहे हो तो? लिखते ही जा रहे हो। जीवन में केवल लिखा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पहले पढ़ो फिर लिखो, नहीं तो कल के दिन कोई आए बोलो नहीं मैं पढ़ा नहीं हूं, केवल लिखा हूं। एक एंजाइम का समूह है, नाम है न्यूक्लियस। ये पाचक एंजाइम होते हैं, और ये किसका पाचन करते हैं? न्यूक्लिक एसिड का, जिसमें डना भी आता है और रना भी आता है। कौन कौन आता है? डना भी आता है, डीएनए भी आता है, आरएनए भी आता है। डना रना, ये भी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। हिंदी मीडियम के बच्चों का बहुत कष्ट होता है, बहुत सारा कष्ट होता है जीवन में। जब वो इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं तो यही निकलता है, डना। और एक हिंदी मीडियम का बालक था, बहुत 2012 की बात है, तो उसको इंग्लिश बोलने के बहुत जोर से आता था। लेकिन अब ऐसी भाषा, मतलब बोलोगे कैसे जो टॉपिक ही कमजोर है? तो उसी से ये शब्द मुझे मिला था, डना और रना। उसने और भी कई शब्द दिए थे, कुछ मैं यहाँ बता सकता हूँ, कुछ तुम्हें बता ही नहीं सकता। कुछ जो बता सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे क्या फूक के आई अलग ही। हाँ, अपन ने पढ़ा था ना कैनबिस सटाइवा में, है ना? कैनबिस सटाइवा, हशीश, marijuana, भांग लेने के बाद ना कैसे टटक जाती है। अब वो कैसे चल रही, जहां पर वो कैसे अटकेगी वो फिर वहीं से रिपीट चलती है। हंसते हुए अटक गई तो हंसता रहेगा आदमी, रोते हुए अटक गई तो रोता रहेगा आदमी। चलो, तो संडे का दिन था। अभी जैसे तुम लोग की सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है, प्रिपरेशन लीव रहती है, टेस्ट रहता है, छुट्टी कहाँ रहती है? पहले मैं क्लास ले लेता था, पिछले साल तक भी लेता था, अब लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो संडे को क्लास थी, सुबह सुबह 8 बजे, ठंड का मौसम। मैं सुबह सुबह जो है
चाय, ऐसे चाय तब से पीते हैं, चाय मंगवाई और ब्रेड मंगवाया यार। ब्रेक हुआ, ब्रेक 9:30 पौने 10 बजे के लगभग, ठंड एकदम कोहरा वाला एकदम। मैं चाय में ब्रेड डुबो के खा लूं, आता है, नाम नहीं बताऊंगा उसका, किंग नाम है उसका। क्या नाम है? किंग। क्या नाम है? समझ गए? किंग नाम था उसका। हाँ, आया तो बोलता, अरे सर इतना पैसा खर्चा कर दिया ब्रेड पे, थोड़ा और खर्चा कर देते, उसमें सॉक्स लगा के खाते। ब्रेड में सॉक्स लगा के खाते हैं? सॉक्स, ठीक है। एक खतरनाक घटना ये उसकी, एक दिन ऐसे ही शाम का समय था, क्लास लेते लेते जो है थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो गया था, तो सिर दर्द कर रहा था। तो मैंने बोला कि यार सिर दर्द कर रहा है। अरे सर टेंशन काय को लेना, पानी में केरोसिन डाल के पी लो। क्रोसिन, पानी केरोसिन डाल के पी लो। आखिर पानी में केरोसिन डाल के पीने से सिर दर्द ठीक हो जाता है? हाँ सर, वो नीला नीला आता है ना। अच्छा, केरोसिन का पैकेट भी नीला आता है, केरोसिन भी नीला आता है। तो हिंदी मीडियम वालों के ना बड़ा संघर्ष हो जाता है। एक मेरा बहुत जिगरी दोस्त, हम लोग पढ़ाई साथ में करते थे जब तैयारी कर रहे थे, वो भी हिंदी मीडियम से आया और उसने कॉलेज लिया सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी मैंगलोर। और वो आया एकदम ठेठ यूपी नेपाल बॉर्डर से। यूपी और नेपाल का बॉर्डर जो है, एक दो जिले देवरिया गोरखपुर वहां पड़ता है। उसको हिंदी भी ढंग से नहीं आती, भोजपुरी और हिंदी भी थोड़ा थोड़ा लिख लेता है। और गया मैंगलोर, वहां कन्नड़ चलती और इंग्लिश चलती, ना उसको इंग्लिश आती ना कन्नड़ आती। पहुंच गया जैसे तैसे, रोता भी लगता उसने, 2-4-6 महीने काटे। एग्जाम आया, एग्जाम दे रहा है, लिख रहा है, जो भी वो अलग मैटर है। लिखते लिखते उसका पेन खत्म हो गया, पेन रुक गया। अब देसी आदमी जो है दूसरे से क्या बोलेगा, भाई पेन बढ़ाओ। अब सामने वाला कन्नड़, कर्नाटका उधर का रहने वाला, पेन बढ़ाओ, पेन बढ़ाओ, पेन। बोले व्हाट, पेन बढ़ाओ। बोला पेन मतलब पेन, बढ़ाओ मतलब इंक्रीज द पेन। अब सामने वाला बेहोश, इंक्रीज द पेन, हाउ शुड आई इंक्रीज द पेन? इसलिए कह रहा हूं ना, पढ़ते समय ना कान और दिमाग की खिड़की खुले होना बहुत जरूरी है। एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक आंख के डॉक्टर, ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर बात है। हाँ अच्छा, आने वाले समय में तुम्हारे साथ ऐसा ना हो इसलिए बता रहा हूं। एक आंख के डॉक्टर एम्स में, अब कौन डॉक्टर कौन से एम्स मैं नहीं बताऊंगा, एक आंख के डॉक्टर एम्स में पीजी पेशेंट देख रहे हैं। अब उनको असिस्ट करने के लिए, यानी उनकी सहायता करने के लिए, एमबीबीएस 3rd ईयर के कुछ बच्चे थे, उनकी पोस्टिंग थी ऑप्थेल्मोलॉजी में। बोले डॉक्टर साहब है, तुमको इनके अंडर में ड्यूटी करनी है।
डॉक्टर साहब पेशेंट देख रहे हैं, आंख, और उसको लड़के को बोले जो 3rd ईयर में था, बोले इनको ले जाओ, इनका पीआर एग्जामिनेशन करा के। ध्यान से सुनना, पीआर एग्जामिनेशन। पीआर क्या होता है? पेरी रेटिनल फोकस एग्जामिनेशन, कि रेटिना पे फोकस किसका बन रहा है। एक और पीआर होता है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन। अब वो ले गया, थोड़ी देर में पेशेंट आया, उसकी चाल बदली हुई है, उसका रेक्टम एग्जामिनेशन कर दिया। पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब हमारे आंख में दिक्कत थी, जांच कहीं और की हो रही है। इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ते समय आंख, कान और दिमाग की खिड़की खुली होनी चाहिए, बहुत जरूरी। ठीक है? नहीं, मेरा स्टूडेंट नहीं था, वो डॉक्टर मेरा फ्रेंड था, मेरा फ्रेंड है, उसने बताया कि ऐसा ऐसा केस हुआ। हमने कहा होता है, एकदम होता है। इसलिए डॉक्टर बनना जो है ना, बहुत जिम्मेदारी काम होता है। अब उसको नहीं मालूम था कि ये एमबीबीएस 3rd ईयर है, क्योंकि पीआर का मतलब कुछ और भी होता है। वो भी अपनी जगह से, भाई ये डॉक्टर अपने ज्ञान के अनुसार सही था, जो असिस्टेंट था वो अपने ज्ञान के अनुसार सही था। अब दोनों का ज्ञान अलग दिशा में चल रहा है, तो उसमें पीछेगा कौन? मरीज पीछेगा। और भी है, किससे बाद में बताऊंगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियस एंजाइम का के नाम से एक समूह है, और ये पाचक एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करते हैं। किसका पाचन? न्यूक्लिक अम्ल। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को किनारे से काटते हैं। कहां से काटते हैं? डीएनए को किनारे से कट लगाते हैं। और एंडोन्यूक्लियस वो होते हैं जो डीएनए की संरचना में उसको अंदर की तरफ काटते हैं। डीएनए की संरचना में उसे अंदर की तरफ काटते हैं। ठीक है? एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अब ये नाम क्यों जुड़ा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए को कहीं से भी नहीं काटेगा, एक विशेष स्थान पर काटेगा। यानी ये एंजाइम डीएनए को एक विशेष स्थान पर ही काटने के लिए बाध्य है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम पड़ा? रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। यानी दिस एंजाइम इज रेस्ट्रिक्टेड टू कट द डीएनए एट ए वेरी स्पेसिफिक साइट। ये एंजाइम बाध्य है डीएनए को एक विशेष स्थान पर ही काटने के लिए, इधर उधर कहीं भी नहीं काटेगा। जैसे समझो, उदाहरण से समझाया, एक सर्जन में और एक कसाई में क्या अंतर होता है? एक सर्जन और एक बुचर यानी कसाई में क्या फर्क होता है? सर्जन जब सर्जरी करता है तो जनरलाइज कट लगाता है कि कितना काटना है, कितना लंबा चीरा लगाना है कि हमारा काम हो जाए। बुचर जब काटता है तो अनजनरलाइज कट लगाता है। ऐसा नहीं कि सर्जन को यहां का
ऑपरेशन करना है तो यहां से यहां तक खोल दिया, नहीं, पूरा हम खोल के बैठ के ऑपरेशन करें। तो वो क्या करता है, जनरलाइज कट लगाता है कि जितने में उसकी आवश्यकता हो जाए। और बुचर जो है अनजनरलाइज कट लगाता है। सर्जन जान बचाने के लिए कट लगाता है, बुचर जान लेने के लिए कट लगाता है। दोनों ही एक काम करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य और काम करने का तरीका अलग अलग है। ये क्या है, बुचर है कि सर्जन है? सर्जन है। ये एक विशेष स्थान पर ही डीएनए को कट लगाएगा, और जिस विशेष स्थान पर ये डीएनए को काटेगा उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। उसे क्या कहते हैं? जिस स्थान पर ये डीएनए को काटेगा उस स्थान को क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट। यानी ये डीएनए को पहचान सकता है, पहचान सकता है कि मुझे कहां कट लगाना है और कहां कट नहीं लगाना। यानी ये डीएनए को पहचान सकता है। यानी ये किसको पहचान सकता है? रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचान सकता है। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन साइट का एक और नाम भी है रिकॉग्निशन साइट। एक और नाम भी है क्या? जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये डीएनए की पूरी लंबाई को पहचान सकता है, और जहां उसे रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगा वहां वो डीएनए को क्या करेगा? कट लगाएगा, काट देगा। तो रेस्ट्रिक्शन साइट पर काटेगा और रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचानेगा तब काटेगा। तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन साइट को क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन साइट। और कट लगाने के बाद इसका उपयोग किस क्रिया में होगा? क्लोनिंग में। इसीलिए इसे और क्या बोलते हैं? क्लोनिंग साइट। तो नाम याद रखना, रेस्ट्रिक्शन साइट को ही रिकॉग्निशन साइट कहा जाता है और उसी को क्लोनिंग साइट कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां आरई एंजाइम डीएनए को काटता है, और ये विशेष स्थान होता है। अब मान लो एक लंबा डीएनए है, उसमें 10 जगह रेस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित है, तो ये एक जगह कट लगाएगा या हर जगह कट लगाएगा? हर जगह कट लगाएगा। जहां जहां रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगा वहां वहां ये डीएनए को काटेगा। जैसे मान लो ये डीएनए है और उसमें कई जगह पर रेस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित है, तो जहां जहां ये रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित होगा वहां वहां ये डीएनए को कट करेगा। हमें बस ध्यान ये देना है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट ना हो, क्योंकि अगर उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट रहा तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी काट दे। इसलिए हमें ऐसे एंजाइम उपयोग में लेने हैं जिनका रेस्ट्रिक्शन साइट जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ना हो। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ ध्यान में रहा? अब जरा लिखते हैं इसके बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये एंजाइम एक बड़े वर्ग को, या ये एंजाइम एक बड़े वर्ग में पाए जाते हैं। ये एंजाइम एक बड़े वर्ग में पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियेज कहते हैं। बड़े वर्ग में पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियेज कहते हैं। बड़े वर्ग में पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियेज कहते हैं। अगला पॉइंट, न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करते हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करते हैं, ब्रैकेट में डीएनए एवं आरएनए। न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करते हैं, ब्रैकेट में डीएनए एवं आरएनए। तो न्यूक्लियेज एक तरह का पाचक एंजाइम है, हमारे पाचन तंत्र में पाया जाता है, छोटी आंत में स्रावित होता है,
और किसका पाचन करता है? डीएनए और आरएनए का। एंजाइम पढ़ा है आपने? एंजाइम का वर्गीकरण पढ़ा है ना? एंजाइम के वर्गीकरण में जरा बताइए, पाचक एंजाइम कौन से वर्ग में पाए जाते हैं? हाइड्रोक्सिलेज, जो जल की उपस्थिति में बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो उसी समूह को ये भी आता है, कौन? न्यूक्लियस। अगला पॉइंट लिखो, न्यूक्लियस एंजाइम दो प्रकार के पाए जाते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला एक्सोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंजाइम दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला एक्सोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंजाइम दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला एक्सोन्यूक्लियस। देखो, ये डीएनए को बाहर की तरफ से काटते हैं। ये डीएनए को बाहर की तरफ से काटते हैं। दूसरा लिखो एंडोन्यूक्लियस। दूसरा लिखो एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस ये डीएनए को उसकी संरचना में, ये डीएनए को उसकी संरचना में अंदर की तरफ से काटते हैं। ये डीएनए को उसकी संरचना में अंदर की तरफ से काटते हैं। अंदर की तरफ से काटते हैं। अगला पॉइंट, लिखो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को एक विशेष स्थान पर ही काटते हैं। डीएनए को एक विशेष स्थान पर ही काटते हैं, जिसे रेस्ट्रिक्शन साइट, एक विशेष स्थान पर ही काटते हैं जिसे रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट कहा जाता है। जिसे रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट कहा जाता है। रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट कहा जाता है। ठीक है, क्लोनिंग साइट कहा जाता है। देखो, आरई एंजाइम डीएनए की पूरी संरचना या डीएनए की पूरी लंबाई, आरई एंजाइम डीएनए की पूरी लंबाई को पहचान सकते हैं। डीएनए की पूरी लंबाई को पहचान सकते हैं और जहां जहां उन्हें रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगा, और जहां जहां उन्हें रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगा, जहां जहां उन्हें रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगा, वहां वहां डीएनए को काटेंगे। जहां जहां उन्हें रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगा, वहां वहां डीएनए को काटेंगे। एक जगह मिला तो एक जगह काटेंगे, 10 जगह मिला तो 10 जगह काटेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनो। अब आरई एंजाइम की खोज कैसे हुई? तो इसकी खोज को लेकर भी एक कहानी है कि इसकी खोज उद्देश्य पूर्ण तरीके से नहीं हुई थी। इसकी खोज अपने आप एक दुर्घटना, या बोला जाए खोज कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गए। जैसे दिवाली की सफाई करते हो जाए, पुराने वस्तुएं जो गुम गई थी वो दिवाली की सफाई में मिल जाती। तो यहां भी वही है। यहां क्या बोला जा रहा है कि
हाँ एक मिनट, 1963 में एक कोई वैज्ञानिक था, उसका नाम नहीं है, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कब एक्सपेरिमेंट कर रहा था? 1963 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उस एक्सपेरिमेंट में पाया कि बैक्टीरियोफेज वायरस ई कोलाई बैक्टीरिया पर आक्रमण नहीं कर पा रहा है। कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उस एक्सपेरिमेंट में एक वैज्ञानिक ने पाया कि ई कोलाई बैक्टीरिया में कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरियोफेज उस ई कोलाई पर आक्रमण नहीं कर पा रहा। जब इसका कारण पता करने की कोशिश की गई तो पता चला कि ई कोलाई में दो एंजाइम निर्मित हो रहे हैं। एक एंजाइम जो है वो डीएनए का मिथाइलेशन कर रहा है, एक एंजाइम जो है वो डीएनए का मिथाइलेशन कर रहा है। ये वो एंजाइम नहीं, दूसरा एंजाइम जो मिला वो है आरई एंजाइम, और पता चला कि ये दोनों एंजाइम मिलकर बैक्टीरियोफेज के आक्रमण को रोक रहे हैं। और ये बात कब की है? 1963 की। तब से लेकर आज तक 900 से ज्यादा आरई एंजाइम खोजे जा चुके हैं, और इनकी खोज 230 बैक्टीरिया स्ट्रेन से हुई। 230 बैक्टीरिया स्ट्रेन से इनकी खोज हुई। अब दो एंजाइम, जो सबसे पहले खोजा जाने वाला आरई एंजाइम है उसका नाम है हिंद-2। क्या नाम है? हिंद-2। और ये कहां खोजा गया था? कहां खोजा गया था? नहीं, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है ना। हर चीज हिंद लिखा हो तो उसका मतलब मत समझ लेना कि हिंद-2 इसका नाम था। एक और जो दूसरा बड़ा पॉपुलर एंजाइम है जो हमको याद रखना है, वैसे तो लगभग 6-7 एंजाइम का नाम हमें याद रखना है, लेकिन दो तो हमें याद होना चाहिए। एक हिंद-2 जो पहला आइसोलेट किया गया एंजाइम है, और दूसरा है जो बड़ा फेमस है, E-COR1। क्या नाम है? E-COR1। आगे इसको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कहां से? 1963 से। देखो 1963 में एक प्रयोग में ये पाया गया, 1963 में एक प्रयोग में ये पाया गया कि किसी कारण से ई कोलाई बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफेज का संक्रमण नहीं हो पा रहा है। बैक्टीरियोफेज का संक्रमण नहीं हो पा रहा है। अगला पॉइंट, ऐसा पता चला कि ये कार्य ई कोलाई में दो एंजाइम द्वारा हो रहा है। ऐसा पता चला कि ये कार्य ई कोलाई में दो एंजाइम द्वारा हो रहा है। दो एंजाइम द्वारा हो रहा है। नंबर 1, दो एंजाइम द्वारा हो रहा है। नंबर 1 लिखो, एक एंजाइम जो डीएनए का मिथाइलेशन करता है। एक एंजाइम जो डीएनए का मिथाइलेशन करता है।
एक एंजाइम जो डीएनए का मिथाइलेशन करता है, और दूसरे पे आ जाओ। एक एंजाइम जो डीएनए का मिथाइलेशन करता है, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा एंजाइम आरई एंजाइम है, दूसरा एंजाइम आरई एंजाइम है जो डीएनए को काट देता है। दूसरा एंजाइम आरई एंजाइम है जो डीएनए को काट देता है। अगला पॉइंट 10 स्टार लगा के लिखना, तब से लेके आज तक, तब से लेके आज तक बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से, तब से लेके आज तक बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से, तब से लेके आज तक बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से 900 से अधिक आरई एंजाइम, बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से 900 से अधिक आरई एंजाइम, 230 स्ट्रेन से 900 से अधिक आरई एंजाइम खोजे जा चुके हैं। 900 से अधिक आरई एंजाइम खोजे जा चुके हैं। अंडरलाइन कर लेना, 900 से अधिक। 230 स्ट्रेन और 900 से अधिक, दो शब्द अंडरलाइन कर लेना। 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से 900 से अधिक एंजाइम खोजे जा चुके हैं। अगला पॉइंट 10 स्टार, पहला पृथक किया गया आरई एंजाइम, पहला पृथक किया गया आरई एंजाइम, पहला पृथक किया गया आरई एंजाइम हिंद-2, पहला पृथक किया गया आरई एंजाइम हिंद-2 है। उसके बाद लिखो E-COR1, E-COR1 एक प्रचलित आरई एंजाइम है। E-COR1 एक प्रचलित यानी फेमस पॉपुलर आरई एंजाइम है। E-COR1 एक प्रचलित और आरई एंजाइम है। अगली हेडिंग डालो, आरई एंजाइम का नामकरण। आरई एंजाइम का नामकरण, नॉमेनक्लेचर। आरई एंजाइम का नामकरण, अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नामकरण की बात करें तो इनका नामकरण कैसे होता है वो हम इसके नाम को देखकर पहचानेंगे। तो जैसे यहां पर हमने लिया उदाहरण में किसको, E-COR1। E-COR1 क्या है, एक आरई एंजाइम है। अब इसके नाम का जो पहला अक्षर होगा, फर्स्ट लेटर, नाम का जो पहला अक्षर होगा ये उस जीव के जीनस को प्रदर्शित करेगा जहां से ये एंजाइम पहली बार आइसोलेट किया गया था। ठीक है, ये किसको प्रदर्शित करेगा, जीनस ऑफ सोर्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेयर फर्स्ट आइसोलेटेड, जहां से इसे पहली बार पृथक किया गया था, प्राप्त किया गया था, निकाला गया था उसका नाम पहला। दूसरा और तीसरा जो अक्षर है, सेकंड एंड थर्ड लेटर, जो दूसरा और तीसरा अक्षर है ये इसी सोर्स के स्पीशीज का नाम बताता है। तो यहां पे सोर्स मिल गया कौन, ई कोलाई। किसका नाम बताता है, सोर्स की प्रजाति का नाम प्रदर्शित करता है, तो ई को हो गया। जो चौथा अक्षर है
फोर्थ लेटर ये स्ट्रेन को प्रदर्शित करता है, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे एग्जांपल है इसमें RY13, जहां से ये खोजा गया था उसके स्ट्रेन का नाम क्या है? RY13। अब ये स्ट्रेन क्या होता है ध्यान से समझना। एक रूप है उसमें म्यूटेशन होता है तो उसमें थोड़ा परिवर्तन आता है, तो जो म्यूटेंट रूप होता है उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। जैसे हमने कोविड-19 वायरस सुना था तो उसके भी अलग अलग रूप पाए गए थे कि नहीं? एक अल्फा रूप पाया गया था, एक डेल्टा वेरिएंट पाया गया था, फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया था, ये सब नाम है। तो ये सब क्या है? उसके अलग अलग म्यूटेंट हैं, और म्यूटेंट से बदलाव आता है तो उसे कहा जाता है स्ट्रेन। तो इसका स्ट्रेन का नाम क्या है? RY13। और जो पांचवा अक्षर है वो बताता है कि जब इस स्रोत में ये एंजाइम खोजा गया था तो इसका क्रम क्या था, सीक्वेंस नंबर, और इसे रोमन में लिखा जाता है। और ये इसका क्या है? प्रथम। यानी ये अकेला एंजाइम इसमें नहीं खोजा गया था, हो सकता है 10 एंजाइम खोजे गए हैं, तो 10 में इनका क्रम संख्या क्या थी जब खोजा जा रहा था। तो अगर यहां पर ECOR3 होता तो मतलब इससे पहले 2 एंजाइम और खोजे गए थे। अगर इसका नाम ECOR10 होता तो मतलब इससे पहले 9 एंजाइम और खोजे गए थे। तो ये जो 1 है ये क्या बताता है? इसका सीक्वेंस। जैसे HIND-2, भले ही ये पहला खोजा गया हो लेकिन इससे पहले भी एक एंजाइम मिला था लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई, इसलिए ये प्रथम बन गया। जब पहले वाले की पुष्टि नहीं हो पाई तो ये 1 बन गया। आई बात समझ? तो यहां पर ECOR1 उस स्रोत से जब एंजाइम खोजे जा रहे थे तो ये पहला आरी एंजाइम मिला था और उसका क्रम संख्या यहां पर लिखी होती। डायग्राम बना लो और लिख लो, ऐसा लिखना ECOR1। नीचे लिखो आरी एंजाइम के नाम का प्रथम अक्षर, आरी एंजाइम के नाम का प्रथम अक्षर, आरी एंजाइम के नाम का प्रथम अक्षर उस स्रोत जीव के जीनस को प्रदर्शित करता है। आरी एंजाइम के नाम का प्रथम अक्षर उस स्रोत जीव के जीनस को प्रदर्शित करता है, उस स्रोत जीव के जीनस को प्रदर्शित करता है, स्रोत जीव के जीनस को प्रदर्शित करता है जहां से ये एंजाइम पहली बार पृथक किया गया था, जहां से ये एंजाइम पहली बार पृथक किया गया था, जहां से ये एंजाइम पहली बार पृथक किया गया था। अगला पॉइंट, दूसरा और तीसरा अक्षर दूसरा और तीसरा अक्षर स्रोत जीव की प्रजाति को प्रदर्शित करता है। दूसरा और तीसरा अक्षर स्रोत जीव की प्रजाति को प्रदर्शित करता है। दूसरा और तीसरा अक्षर स्रोत जीव की प्रजाति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखो चौथा अक्षर, चौथा अक्षर स्रोत बैक्टीरिया के स्ट्रेन के नाम को प्रदर्शित करता है। चौथा अक्षर स्रोत बैक्टीरिया के स्ट्रेन के नाम को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट, पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर
पांचवा अक्षर उस पांचवा अक्षर एंजाइम के क्रम को प्रदर्शित करता है। एंजाइम के क्रम को प्रदर्शित करता है जिस क्रम में उसे खोजा गया था। एंजाइम के क्रम को प्रदर्शित करता है जिस क्रम में उसे खोजा गया था और इसे रोमन संख्या से व्यक्त किया जाता है। और इसे रोमन संख्या से व्यक्त किया जाता है। इसे रोमन संख्या से व्यक्त किया जाता है। यहां R के नीचे लिख लो RY13। RY13 क्या है? इसका स्ट्रेन है। और स्रोत क्या है? E-cor1 का ई कोलाई। और HindII का स्रोत क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। HindII का स्रोत क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। और आज के लिए इतना काफी है। ये लिख लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट के नीचे लिख लो जीनस, सेकंड थर्ड के नीचे लिख लो स्पीशीज, फोर्थ के नीचे लिख लो स्ट्रेन, और फिफ्थ के नीचे लिख लो सीक्वेंस इन रोमन नंबर। और अगली क्लास में याद करके आ जाना।